पॉइंट्स नहीं लिखेंगे, मैं एक मरतबा बता दूंगा, आपने सुन ली बस, उसमें से कुछ बातें आपको याद रह जाएंगी, कुछ भूल जाएंगी, ठीक है। तो आप जब चीजें ठीक। साथ साथ, क्योंकि देखिए क्लास है ना, भले आप फिर ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, भले आप ऑफलाइन क्लास में हैं, ठीक है। तो ये फिर चीज नहीं मैटर करती, डेफिनेटली जब आपको करना है तो आपको एटलीस्ट अपने पास साथ जो चीजें कॉपी पेंसिल वो जरूरी है, ठीक है। कहीं जी पे नहीं जी समझ ठीक है। आती, कहीं पे अगर मैं फास्ट चला जाऊँ, आप मुझे बेशक जरा फुल स्टॉप लगवा दें, आप कहें सर थोड़ी देर जरा वेट कर लें, मुझे लिखने दें, कोई मसला नहीं है यार, मैं रुक जाऊंगा, आप लिख लें आराम से, ठीक है। सही है जी। ठीक। हाँ जी। ठीक है सर। अच्छा जी, कल मैंने आपको जस्ट एक कवर दिया था इस पूरे कोर्स का और इसके पेपर पैटर्न का। आज हम लोग इसके पहले चैप्टर पे जा रहे हैं जी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क पे। और आज हम उस चैप्टर को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि अब इस फ्रेमवर्क में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है जी। सही है। जी जी ठीक है ओके सर। जी। अच्छा देखें, नाम से पता चल रहा है ना, नाम से पता चल रहा है, ठीक है, कि हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है जी, फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है। अब फ्रेमवर्क क्या होता है, क्या होता है जी फ्रेमवर्क? फ्रेमवर्क होता है कि आपको बेसिक गाइडेंस, बेसिक प्रिंसिपल्स, बात समझ आ रही है, ठीक है, वो जी हमें जी ये प्रोवाइड कर रहा है किस चीज के लिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के, ठीक है। अब जरा चल के देखते हैं कि अब अच्छा ना, अब इस फ्रेमवर्क में काफी डिफरेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है, और वो सारे चैप्टर्स जो हैं यहाँ पे समराइज फॉर्म में अवेलेबल हैं, ठीक है। और उन सारे चैप्टर्स को हम जरा वन बाई वन देखेंगे, ठीक है, और उन पर बात करेंगे, सही है। तो ये टोटल इसके तकरीबन मेरे ख्याल से 8 चैप्टर हैं, और 8 के 8 यहाँ पे जो है इसमें बताए गए हैं, ठीक है। अब जो पहली चीज जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं ना, वो तो हम इसमें यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक बिल्कुल पहला स्टैंडर्ड है आपका, ठीक है, IAS 1, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये याद रखें, इस लेवल पे ना आपको स्टैंडर्ड्स के नाम भी याद होने चाहिए, और जो स्टैंडर्ड्स की गाइडेंसेस हैं वो भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। जब भी आपको एग्जाम टेस्ट होगा, ठीक है, तो ताकि आप रेफरेंसेस कोट करेंगे, ठीक है, आप जब डिफरेंट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो आपने क्या करना है, आपने रेफरेंसेस कोट करने हैं कि फलाना स्टैंडर्ड ये कहता है, फलाना स्टैंडर्ड ये कहता है, बात समझ आ रही है, ठीक है जी जी जी। ठीक है। तो उस पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, जिसकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की बात करें, ठीक है। इसके 8 चैप्टर हैं, वो 8 चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस करने हैं। सबसे पहले तो देखेंगे कि इसका फ्रेमवर्क का मकसद क्या है, पर्पस क्या है, ठीक है। फिर जिसका सबसे जी पहला जो चैप्टर है ना, चैप्टर हमें बताएगा ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है। अब ये जनरल पर्पस क्या है, इसको इसी चैप्टर में जाकर डिस्कस करेंगे, जहां पर हम बेसिकली डिस्कस करेंगे हु इज द यूजर, हु इज द प्राइमरी यूजर, ठीक है जी। तो उस प्राइमरी यूजर के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की क्यों जाती है, ठीक है जी। उनकी जी रिक्वायरमेंट क्या है, प्राइमरी यूजर डिमांड क्या करता है, प्राइमरी यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है, और फिर उस रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे की जाती है, ठीक है। तो ये जी मतलब क्यों की जाती है। जी इसके बाद कुछ हमने क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है। देखें, बीइंग एन अकाउंटेंट आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर तो रहे हैं, लेकिन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। क्यों? जी अब इसमें हम लोग डिफरेंट चीजें पढ़ेंगे, हम मटेरियलिटी भी पढ़ेंगे, हम गोइंग कंसर्न भी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ हम एक जो इंतहाई इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं दो, जिनको हम लोग कहते हैं एनहांसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, वो हम लोगों ने पढ़नी है, जिसमें एक रेलेवेंस का कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, और साथ साथ हम लोग उसके साथ फेथफुल रिप्रेजेंटेशन का भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा जी, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, अच्छा कुछ वो आगे चल के बताऊंगा, ठीक है, कि एक हम क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और फिर एक बोलते हैं एनहांसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टर, उन दोनों पे बात करेंगे, ठीक है। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रिपोर्टिंग एंटिटी, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, रिपोर्टिंग एंटिटी क्या है, उसको देखेंगे। फिर जी, चौथे चैप्टर में हम लोग डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं, एलिमेंट्स अब क्या है जी, एसेट है, लाइबिलिटी है, ठीक है, इसी तरह इनकम है, आपका एक्सपेंस है, सही है, या फिर आपकी इक्विटी है। अब आप कहेंगे सर ये भी भला कोई बताने वाली चीज ही है, लेकिन मैं आपको इतना बता देता हूँ कि जो चीजें आपके फ्रेमवर्क में जो इसकी डेफिनेशंस बताई गई हैं, अगर आप उन डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड कर लेंगे ना, तो आपको हर स्टैंडर्ड में जाके पता चलेगा कि स्टैंडर्ड यार एक जो ट्रीटमेंट बता रहा है किसी चीज को कैपिटलाइज करने की, या किसी चीज को लायबिलिटी ड्रॉ करने की, तो वो क्यों बता रहे हैं, ठीक है, सही है।
जी सर। हाँ, फिर उसके बाद हम लोग रिकॉग्निशन और डी रिकॉग्निशन पे बात करेंगे कि रिकॉग्नाइज कब करेंगे, डी रिकॉग्नाइज कब करेंगे। मेजरमेंट के डिफरेंट क्राइटेरियाज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारी जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है, वो हम लोगों ने मैयर कैसे करनी है, ठीक है, उसके कुछ मॉडल्स हैं, ठीक है, उन पे बात करेंगे। फिर एंड पे जी फिर सर। प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर है, फिर कॉन्सेप्ट्स ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल मेंटेनेंस, ठीक है। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। अब आगे आ जाते हैं, सबसे पहले आ जाए जी IAS 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अब इस प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखें क्या है, वो आपको बेसिकली फॉर्मेटिंग बता रहा है कि आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है वो किस फॉर्मेट में ड्रॉ करनी है, ठीक है, सही है जी। जी जी सर। अब इसके लिए उसने सिर्फ आपको क्या बताई है, उसने यहाँ पे सिर्फ आपको बताया है कि यहाँ पे कौन कौन सी चीजें फॉलो हो रही हैं, ठीक है, कि इन ऑर्डर टू अचीव फेयर प्रेजेंटेशन एन एंटिटी मस्ट कंप्लाई विद IAS 1, ठीक है जी। अब वो क्या है जी, फेयर प्रेजेंटेशन के लिए देखें, एक तो वो कहता है कि आप स्टैंडर्ड्स फॉलो करें, ठीक है, IFRS को फॉलो करें, IAS फॉलो करें, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके अलावा जी इफ्रिक इफ्रिक इंटरप्रिटेशन। अब ये इफ्रिक है क्या, ये इसको बोला जाता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी। हम आगे चल के नेक्स्ट चैप्टर में हम पूरे बोर्ड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि बेसिकली जी जो स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड्स ड्राफ्ट कौन करता है, कौन बनाता है, ठीक है, और उस बॉडी की फिर फर्दर आगे कुछ आप क्या लें कमेटीज हैं, ठीक है, और उन कमेटीज में से एक कमेटी है इफ्रिक, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी। इस कमेटी का काम क्या होता है, इस कमेटी का काम होता है कि जो स्टैंडर्ड्स बेसिकली बोर्ड जब इशू करता है ना, और अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में जब जहां जहां पर इश्यूज आते हैं, तो ये कमेटी क्या करती है, ये उन स्टैंडर्ड्स की इंटरप्रिटेशन करती है, वजाहत देती है। बात समझ आ रही जी। यस। है? देखिए, आपके ख्याल में अदालत का क्या काम होता है, कोर्ट्स का क्या काम होता है? जजमेंट देना। अच्छा, अब ये अब आप कह जजमेंट। रहे, हाँ, अब ये आप कह रहे हैं जजमेंट देना, ठीक है, सर लेकिन ये अगर जी प्लीज। मैं मोबाइल से भी यूज कर रहा हूँ और दूसरा भी मैंने अपने सिस्टम से हम्म किया हुआ है लॉगिन। तो हम्म मैं एक को ना लीव करता हूँ मोबाइल से क्योंकि यहाँ से क्लियर नहीं आता मोबाइल से। तो सिस्टम पे भी चल पड़ा है। जी जी तो इसलिए सिस्टम की तरफ मैं मूव करता हूँ। हाँ, मोबाइल से मैं ना लॉग ऑफ हो रहा हूँ। ठीक हो गया, ठीक हो गया, सही है, कोई इशू नहीं, चलिए। जी। हाँ जी, अब आवाज आ रही है आपको? जी अच्छा अच्छा जी, तो हम लोग बात कर रहे थे, देखिए इंटर कोर्ट्स का काम जजमेंट देना नहीं है, ठीक है, ये आप कह रहे हैं जजमेंट देना है। अगर आप प्रॉपरली जाके जब जरा पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा, ठीक है, ये जो कोर्ट्स होती हैं उनका काम होता है कानून की इंटरप्रिटेशन करना, ठीक है। कोर्ट्स का क्या जी काम है, कानून की इंटरप्रिटेशन करना, वजाहत देना, ठीक है, ठीक है, एट द एंड होती जजमेंट ही है, ठीक है, लेकिन वो जो भी कानून होता है उस कानून की पहले वजाहत करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली वो फिर कहते हैं कि ये जजमेंट ये होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह जो इंटरप्रिटेशन कमेटी है, आप ये कह सकते हैं कि ये उस बोर्ड के अंदर किस चीज का काम कर रही है, कोर्ट्स का काम कर रही है, ठीक है, कि ये आपको जी प्रैक्टिकली जब जहां पर स्टैंडर्ड अप्लाई होने में जहां पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्योंकि ये याद रखें, क्योंकि जैसे जैसे नई नई ऑपरेशंस में एवोल्यूशंस आ रही हैं, जैसे जैसे नई चेंजेस आ रही हैं एनवायरनमेंट में, ठीक है, काम करने के तरीकाकार में, ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, ठीक है, नए नए प्रोसेसेस इंट्रोड्यूस कराए जा रहे हैं, ठीक है, काम करने के। तो डेफिनेटली वहां पर फिर क्या है, वहां पर अल्टीमेटली इम्पैक्ट आपकी रिपोर्टिंग के ऊपर आता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर, ठीक है, सही है। जी जी और उस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर जब इम्पैक्ट आता है, तो समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड्स फेल हो जाते हैं, ठीक है, प्रॉपरली उनकी एप्लीकेशन पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। तो उस केस में फिर इंटरप्रिटेशन कमेटी इज देयर, जो फिर इंटरप्रिटेशन करती है कि हाँ, इस तरह के अगर केसेस होंगे तो हमने इसको किस तरह से अप्लाई करना है एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड को, ठीक है, सही है। जी जी हम आगे चल के कुछ स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे जहां पे हम लोग बात करेंगे कि इसका जो पुराना वर्जन था, पुराना वर्जन में क्या फ्लॉज थे, और किस वजह से फिर जो जो करंट जो स्टैंडर्ड है, ये करंट स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस करवाया गया। और करंट स्टैंडर्ड में भी फिर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर अब क्या मसले मसाइल अवेलेबल हैं, ठीक है, क्या ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। तो हर स्टैंडर्ड में ये नहीं होगा, लेकिन चंद स्टैंडर्ड्स होंगे जहाँ पे हम ये चीजें देख रहे होंगे, ठीक है।
इसी तरह जी इवन अभी हम लोग रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क पढ़ेंगे, तो इस टाइम पे हम लोग जो फ्रेमवर्क पढ़ेंगे वो भी बेसिकली रिवाइज्ड फ्रेमवर्क है। इससे पिछला जो फ्रेमवर्क था वो इशू हुआ था 2010 में, ठीक है। अभी जो इस टाइम पे जी लेटेस्ट फ्रेमवर्क है वो इशू हुआ 2018 में, आपका पूरा फ्रेमवर्क रिवाइज हुआ, ठीक है। तो अब आपको ये भी चीज नजर आएगी कि आपके काफी सारे स्टैंडर्ड्स ऐसे होंगे जहां पर वो स्टिल वो पिछले फ्रेमवर्क की बेसिस पे वो बनाए गए थे, और स्टिल वही स्टैंडर्ड्स अभी तक एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सही है। जी तो हम इस पे बात करेंगे, ठीक है, कि फिर उसको कैसे देखा जाएगा, ठीक है, या फिर स्टिल उसमें क्या फ्लॉज हैं, क्योंकि उसकी कंसिस्टेंसी मैच नहीं हो रही हमारे करंट फ्रेमवर्क के साथ, ठीक है। तो उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बोर्ड एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में होता है। एनीवे ये सब्जेक्ट है हमारे नेक्स्ट चैप्टर का, वहां पे जाकर डिस्कस करेंगे। राइट नाउ अभी हम लोग बात करें IAS 1 की प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, ठीक है। तो बेसिकली अब उसमें क्या है, हमें स्टैंडर्ड्स देखने हैं। कौन से स्टैंडर्ड्स? ही IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। आपको ये टर्मिनोलॉजीज अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, ठीक है। IFRS मींस जी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, IAS मींस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। ये जो इफरेक जी इंटरप्रिटेशन इसने बताई है, ये मैंने आपको बता दिया। ये बेसिकली क्या है, ये बोर्ड की कमेटी है। कौन से बोर्ड की, उसको नेक्स्ट चैप्टर में चल के पढ़ेंगे। फॉर द टाइम बीइंग इतना याद रखें, इस कमेटी का नाम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन काउंसिल, या इंटरप्रिटेशन कमेटी भी इसे कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, जी दूसरी चीज क्या कहता है कि जी अगर अच्छा स्टैंडर्ड के बाद आपने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को फॉलो करना है। अब ये बात याद रखें, देखें जरूरी नहीं है ना, मैंने जिस तरह आपको बताया कि अब हमेशा स्टैंडर्ड्स ही हर जगह पे मौजूद हों। समटाइम्स आपको इंडस्ट्री में इस तरह के सर्कमस्टांसेस भी फेस करने पड़ जाते हैं जहां पर कोई स्टैंडर्ड की अवेलेबिलिटी नहीं है, कोई स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं हो पाता, तो फिर आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से आपको गाइडेंस लेनी पड़ती है कि रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या कहते हैं, ठीक है। सही है। जी सर सो रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज देयर, लेकिन याद रखना है जिस एरिया में स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं तो वहां पे पहले स्टैंडर्ड फॉलो होगा। अगर स्टैंडर्ड की एप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है या स्टैंडर्ड की अवेलेबिलिटी नहीं है तो फिर हम लोग कहाँ पे आएंगे, फिर हम लोग कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पे आएंगे, ठीक है जी। अच्छा, जी अब क्योंकि आई डोंट नो क्या अब आपका IAS 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से किस हद तक आपका है अवेयरनेस है, मैं आपको इसलिए जरा क्विकली इसकी डिटेल में लेके जाऊंगा। देखिए यहाँ पे जो हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़े ना कंटेंट्स, मैंने आपको कल चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है। ये तो फर्स्ट चैप्टर है। इसमें एक एसेंशियल रीडिंग का भी एक है। एसेंशियल रीडिंग क्या है? एसेंशियल रीडिंग में बेसिकली वो कुछ ऐसी चीजें दे देता है, ठीक है, जो आप कह लें कि वो समझता है कि आप या तो अज्यूम कर रहा है कि ये नॉलेज या तो आपके पास पहले है, या फिर वो समझता है कि वो इतना जरूरी नहीं है, ठीक है, विद जी रिस्पेक्ट। अच्छा, ये जब आपके चैप्टर्स खत्म होते हैं ना, चैप्टर्स के एंड पे बेसिकली हर चैप्टर से रिलेटेड कुछ एसेंशियल रीडिंग उसने दी है, ठीक है। तो इसी तरह फर्स्ट जी चैप्टर की भी एसेंशियल रीडिंग अवेलेबल है, और इस फर्स्ट चैप्टर में भी अब उसने आपको बताई हुई है कुछ प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, जहां पर आपके चैप्टर सारे एक मतलब कंप्लीट हो जाते हैं। तो एंड पे एसेंशियल रीडिंग, और एसेंशियल रीडिंग में फिर इसी तरह डिफरेंट चैप्टर से रिलेटेड कुछ पार्ट्स उसने यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पे कुछ बेसिक्स में जाना पड़े, और अगर आपको कहीं पे ना समझ आ रही हो, कि क्योंकि मैंने आपको बताया स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग थोड़ा सा एडवांस लेवल पे है, और अगर आपको बेसिक लेवल पे आना पड़े या कुछ चीजें आपको देखनी पड़े, ठीक है, तो उसके लिए आप एसेंशियल रीडिंग में आएंगे। तो यहाँ पर इसने हर चैप्टर से रिलेटेड दी हुई है। लाइक ये जो इस टाइम पे आप देखें, इस टाइम पे ये चैप्टर 1 की एसेंशियल रीडिंग है, ठीक है जी। लुक एट जी दिस वन, ठीक है। तो ये देखें, इसी तरह चैप्टर 2 से रिलेटेड भी होगी, चैप्टर 3 से रिलेटेड भी होगी, ठीक है। सही है। अच्छा, अब देखें ये हमें बता क्या रहा है यहाँ पे, डेफिनेटली हमें फॉर्मेट बता रहा है, लेकिन किस किस चीज के बताएगा जी यहाँ पे। देखें, एक तो चीज है हमारे पास जी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। लेकिन याद रखें प्रॉफिट और लॉस के साथ एक है अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, ठीक है। फर्क क्या है जी अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में और प्रॉफिट और लॉस में, ये भी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। इसके अलावा पहले आप स्टेटमेंट समझ लें। एक होगी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ठीक है। तो ये सारी जो स्टेटमेंट्स हैं, जो मैंने इस टाइम पे आपके सामने चार स्टेटमेंट्स के नाम लिए हैं, ठीक है, कौन कौन सी जी? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कंप्रीहेंसिव इनकम है, और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, ठीक है। अब अदर जी कंप्रीहेंसिव इनकम की समटाइम्स आप अलग भी स्टेटमेंट बनाते हैं, और समटाइम्स आप इसको प्रॉफिट और लॉस के साथ भी रखते हैं, ठीक है। लाइक प्रॉफिट और प्रॉफिट के नीचे वो फर्दर आप जो कंप्रीहेंसिव इनकम के एडजस्टमेंट्स हैं वो वहां पर दे देते हैं, और वही एक ही स्टेटमेंट में आप बनाते हैं, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। हाँ जी, जरा सबसे पहले लुक एट आप जरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को देखें। मेरे ख्याल से मुझे शायद ज्यादा नहीं बताना पड़ेगा, कुछ थोड़ी बहुत अवेयरनेस आपको पहले जरूर होगी।
एक चीज तो जी याद जी रखें, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो साथ में आप कंपैरेटिव्स भी देते हैं, ठीक है? क्या देते हैं? कंपैरेटिव्स। व्हाट डज इट मीन बाय कंपैरेटिव्स? आप जो पिछले ईयर की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसके रिजल्ट भी आप साथ में दे रहे होते हैं, ठीक है? सही है। जी जी अच्छा, और डेफिनेटली एसेट्स हैं, एसेट्स के बाद अच्छा, अकाउंटिंग इक्वेशन तो आपको पता है ना, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? एसेट्स इक्वल्स टू इक्विटी प्लस लायबिलिटीज। जी, जी है जी कुछ वाकफियत इससे? जी। जी जी तो देखिए एसेट्स में डेफिनेटली नॉन करंट एसेट्स में उसने डिफरेंट कैटेगरीज अब आपको दे दिया। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो सकता है, गुडविल हो सकती है, अदर इंटेंजिबल एसेट्स हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स हैं, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एसोसिएट्स का कॉन्सेप्ट कंसोलिडेशन में पढ़ेंगे, ठीक है? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, ठीक है? अब इसके अलावा भी डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हो सकती हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अलावा, ठीक है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है? अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट तो IAS 16 में फॉल करता है, तो अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IAS 40 के अंडर फॉल करेगी, ठीक है? तो डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हो सकती हैं, ठीक है? तो यहाँ पे उसने जस्ट एग्जांपल के तौर पे कुछ आपको दे दी, सैंपल के तौर पे। इसी तरह करंट एसेट्स में आएंगे, आपको इन्वेंट्री मिलेगी, रिसीवेबल्स मिलेंगे, अदर करंट एसेट्स मिलेंगे, कैश और कैश इक्विवेलेंट्स मिलेंगे, सही है? इक्विटी लायबिलिटीज में आएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको जी शेयर कैपिटल मिलेगा, रिटेन्ड अर्निंग्स मिलेंगी, ठीक है? शेयर प्रीमियम भी होता है समटाइम्स, ठीक है? अगर डेफिनेटली अगर लिस्टेड कंपनी है तो होते हैं शेयर प्रीमियम, ठीक है? यहाँ पे इसने नहीं बताया, ठीक है? एनीवेज होते हैं। अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी है, ठीक है? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, ये अब उसने बता दिया कि अगर तो कंसोलिडेशन हो, ठीक है? अगर तो आप कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बना रहे हैं तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट भी आता है बीच में, ठीक है? पढ़ेंगे नॉन जी कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्या होता है। फिलहाल नॉन करंट लाइबिलिटीज में डेफिनेटली आपकी वो लाइबिलिटीज आ जाएंगी जो मोर देन 12 मंथ्स पे बेस कर रही हैं, ठीक है? लाइक लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हैं, डेफर्ड टैक्सेस हैं, ठीक है? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हैं, ठीक है? इसी तरह फिर नॉन करंट सॉरी करंट लाइबिलिटीज में आ जाते हैं आपके ट्रेड एंड अदर पेबल्स आ जाते हैं, ठीक है? सही है जी। जी। जी अच्छा, तो ये इसमें क्या होता है? टोटल करंट ऊपर एसेट्स बता रहा है, नीचे नहीं, ये इसने यहाँ पे गलती कर दी है, ये एसेट्स नहीं है, ठीक है? दिस इज नॉट द एसेट, ठीक है? जस्ट मुझे जी जरा जी देखना इसने पीछे क्या बताया हुआ है, कि उसी को तो अगेन चला रहा है। ट्रेड एंड अदर पेबल्स, हाँ जी, ये इसको इग्नोर करिएगा, ये एसेट्स, ठीक है? ये मिस प्रिंटिंग हो सकती है, ठीक है? सही है। जी जी एनीवे शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हैं, ठीक है? करंट पोर्शन है, करंट लायबिलिटीज हैं, ठीक है? टोटल इक्विटी और लायबिलिटी। एनीवे जो असल जो चीज है, ठीक है? अच्छा, ये चेंजेस इन इक्विटी। अब चेंजेस इन इक्विटी को थोड़ा सा जस्ट एक मरतबा देख लें, ठीक है? अगर आपको कभी ना समझ आ रही हो चेंजेस इन इक्विटी की तो आप यहाँ पे आए जरा देखें, ठीक है? तो ये चीजें अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम होगी तो मुझसे पूछ भी लीजिएगा, ठीक है? आपको बताऊंगा भी सही, ठीक है? कि शेयर कैपिटल की ट्रीटमेंट कैसे करनी है, शेयर प्रीमियम की ट्रीटमेंट कैसे होगी, रिटेन्ड अर्निंग्स कैसे होगी, ठीक है? डिविडेंड्स कहाँ से लेस होते हैं? डिविडेंड्स याद रखिएगा, डिविडेंड्स आपके हमेशा रिटेन्ड अर्निंग से लेस होते हैं, ठीक है जी? सही है जी जी जी। इसी तरह फिर अगर आपने किसी और कंपनी की इक्विटी होल्ड की हुई है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है? तो उसकी वैल्यू आएगी, ठीक है? कैश फ्लो हेजेस हैं, जी रीवैल्यूएशन सरप्लस हैं, तो ये आगे चल के हम लोग देखेंगे, ठीक है? राइट नाउ अभी आप जरा थोड़ा सा आगे आए, जो असल जो चीज हम देखने वाली है उसको जरा देखें, जो मैं भी आपको बता रहा था। लेकिन इसमें बड़ी कंफ्यूजन पाई जाती है और अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग जो बड़ी अच्छी अच्छी जगहों पे काम कर रहे होते हैं, दे गेट कंफ्यूज कि भाई प्रॉफिट और लॉस और अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या डिफरेंस है, ठीक है? जी कुछ लोग कुछ लोग कहते हैं कि जी रियलाइज्ड गेन्स और लॉसेस जो हैं वो प्रॉफिट और लॉस में आते हैं, अनरियलाइज्ड गेन्स और लॉसेस जो है वो अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम में चले जाते हैं, ठीक है? कुछ जी लोगों का ये कहना है वो, लेकिन वो सिर्फ लोगों का कहना है। असल में क्या है? असल में बोर्ड खुद भी कशमकश का शिकार है। बोर्ड को अभी तक खुद भी कोई स्टैंडर्ड, कोई ऐसी चीज नहीं इंट्रोड्यूस करवा सका, कोई बेसिस नहीं इंट्रोड्यूस करवा सका जिसपे वो बताए कि अदर कंप्रिहेंसिव इनकम के कंपोनेंट्स क्या होने चाहिए और प्रॉफिट और लॉस के कंपोनेंट्स क्या होने चाहिए, राइट? सही है जी। जी जी बेसिकली हमने ना अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में एक रेलेवेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है? तो उस रेलेवेंस को सामने रखते हुए उसने हर स्टैंडर्ड में खुद ही बता दिया है कि कौन सा एलिमेंट आप प्रॉफिट और लॉस में लेके जाओ और कौन सा एलिमेंट अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में लेके जाओ। तो याद रखें, जी अगर कोई आपसे पूछ ले तो ये एक आम फहम लोगों में ये एक चीज पाई जाती है, रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड। रियलाइज का मतलब ये होता है जिसको आप कैश कर सकें, ठीक है? सही है जी। और जी अनरियलाइज मतलब यह है कि जिसको भी आप कैश नहीं करवा पाए, ठीक है जी? सही है। जी अच्छा, जी तो कुछ लोगों का और अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों का ये ख्याल है, लेकिन उनका ये ख्याल गलत है, क्योंकि बोर्ड जो है खुद भी अभी इस कश्मकश का शिकार है
कि वो कोई प्रॉपर ऐसी फिक्स बेसिस एस्टेब्लिश कर सके जिन पे पता चल सके कि अदर कंप्रिहेंसिव इनकम और प्रॉफिट और लॉस में डिफरेंशिएशन या जो सेपरेशन है वो किन बेसिस पे होनी चाहिए। ठीक है, सही है। अच्छा, जी आप जरा इसको जरा देखें, ये प्रॉफिट और लॉस की स्टेटमेंट है, डेफिनेटली मुझे बताने की जरूरत नहीं है, रेवेन्यू है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है। लेकिन अगर आप अच्छा इसको अब ड्रॉ करने का जो तरीका कार है, ये अगर आप देखें यहाँ पर अदर कंप्रिहेंसिव इनकम ना इसी तरह प्रॉफिट और लॉस के साथ ही है, ठीक है। आइटम्स दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, ये देखें यहाँ पे आ गया गेन्स और प्रॉपर्टी रीवैल्यूएशन आ गया, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है, रीमेजरमेंट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट पेंशन प्लान है, ये बेसिकली IAS 19 से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, एम्प्लॉय बेनिफिट से रिलेटेड, ये आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरह शेयर ऑफ जी अदर कंप्रिहेंसिव इनकम ऑफ एसोसिएट्स है, इनकम टैक्स रिलेटिंग टू आइटम्स दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड। तो हम लोग जब जब जोन जोन से डिफरेंट स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे तो उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली हम लोग देखेंगे उस स्टैंडर्ड की गाइडेंस क्या है कि किस चीज को हमें अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में ट्रीट करना है और किस चीज को प्रॉफिट और लॉस में ट्रीट करना है। सही है जी, ठीक जी है। जी आइटम्स दैट मे बी रिक्लासिफाइड सब्सिक्वेंटली, अच्छा अब इसका मतलब क्या है रिक्लासिफिकेशन टू प्रॉफिट और लॉस, मतलब यह है कि रिक्लासिफाई हो पाना या नहीं। कहने का मतलब ये है कि ये वाले आइटम्स यहाँ से प्रॉफिट और लॉस में मूव कर सकते हैं इन फ्यूचर, ठीक है, लेकिन जो, जी हाँ जी, जिनका कहना है नॉट रिक्लासिफिकेशन, ये वो वाले कंपोनेंट्स हैं जो कि प्रॉफिट और लॉस में मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है, सही है जी, जी हाँ जी। अच्छा जी, एनीवे तो ये बहरहाल आपके पास अदर कंप्रिहेंसिव इनकम आ गई फॉर द ईयर नेट ऑफ टैक्स। अगर आप यहाँ पे देखें टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम है फॉर द ईयर, नाउ प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू, अब उसमें ग्रुप का आ जाएगा, ठीक है, ऑनर्स ऑफ द पेरेंट और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ठीक है। और इसी तरह टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम एट्रीब्यूटेबल टू, अब दो हिस्से ना, एक प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट है और एक अदर कंप्रिहेंसिव इनकम है। तो यहाँ पे आपने जी देखा उसने एक ही स्टेटमेंट बनाई और एक ही स्टेटमेंट में उसने पहले ऊपर प्रॉफिट और लॉस बनाई और उसी के साथ ही नीचे उसने अदर कंप्रिहेंसिव इनकम बना दी, ठीक है। लेकिन अब जरूरी नहीं है ना कि हमेशा ऐसे ही हो, ठीक है, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आप अदर कंप्रिहेंसिव की बिल्कुल टोटली सेपरेट स्टेटमेंट बना लेते हैं, ठीक है, सही है। जी जी अच्छा जी, ये जरा अब इसको थोड़ा सा देखें, आपके लिए जस्ट यहाँ पे पढ़ रहा हूँ जो मैंने पहले बात बताई है, ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ आइटम्स ऑफ OCI, ठीक है, अदर कंप्रिहेंसिव इनकम की। IS1 deals with the presentation of items contained in OCI and their classification within OCI. Entities are required to group items presented in other comprehensive income on the basis of whether they would be reclassified to profit or loss at a later date, like later date पे वो profit और loss में reclassify होंगे when specified conditions are met, जब कुछ conditions meet करेंगी। हमने अभी ऊपर पढ़ा ना, ठीक है, कि कुछ को जी उसने लिखा नॉट रिक्लासिफाइड और कुछ को लिखा क्लासिफाइड, ठीक है। तो अगर कुछ कंडीशंस मीट होंगी और वो क्या कंडीशंस होंगी, डेफिनेटली वो हम स्टैंडर्ड्स में चल के पढ़ेंगे, हर स्टैंडर्ड को जब डिस्कस करेंगे। अब जो असल जो चीज देखने वाली है वो जरा देखें, उसको पढ़ें, इशू क्या है। कहते हैं द ब्लरिंग ऑफ डिस्टिंक्शंस बिटवीन आइटम्स इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम is the result of an underlying general lack of agreement among users and preparers about which items should be presented in other comprehensive income, ठीक है, कि कंफ्यूज हैं, अभी नहीं पता, ठीक है, कि क्या चीज हमें अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में प्रेजेंट करनी है, एंड विच शुड बी जी पार्ट ऑफ द प्रॉफिट और लॉस सेक्शन, ठीक है। और ये भी नहीं पता कि प्रॉफिट और लॉस में क्या, क्योंकि उसने क्या बता दिया जी, जनरल लैक ऑफ एग्रीमेंट है, ठीक है। अच्छा, अब वो जी जी लैक ऑफ एग्रीमेंट किसके दरमियान, अमंग यूजर्स एंड प्रिपेयरर्स। अब वो क्या है, मैंने आपको बताया कि एक रेलेवेंस का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ना है, ठीक है। अब वो रेलेवेंस हमने देखनी है कि यूजर से, क्योंकि रेलेवेंस का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग देखेंगे कि क्या है कि अगर एक ऐसी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, और उस इंफॉर्मेशन को मिस स्टेट करने से या उसको मिस रिप्रेजेंट करने से, ठीक है, अगर तो जो यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है, उसकी प्रिडिक्टिव वैल्यू, ठीक है, या ट्रू वैल्यू, या आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कंफर्मेटरी वैल्यू और प्रिडिक्टिव वैल्यू, दो वैल्यूज हैं, ठीक है। देखें आज आप, जब आप यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, आज आप फाइनेंशियल रिजल्ट्स देख के तो कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना फ्यूचर के लिए, यस और नो, हाँ जी। जी जी बिल्कुल तो ये क्या होगी, प्रेडिक्टिव वैल्यू होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप आज कुछ प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, व्हाट एवर जो भी वैल्यू आपने, दैट इज प्रेडिक्टिव वैल्यू। और दूसरा क्या है, कंफर्मेटरी वैल्यू जी। कंफर्मेटरी वैल्यू ये है कि जो पेबल्स हैं, सॉरी डिविडेंड्स हैं, वो डिक्लेयर्ड हैं, अभी पे नहीं हुए, तो वो कंफर्मेटरी जी वैल्यू आपको पता है, कंफर्म है कि जी यार इतने डिविडेंड्स आपके आ रहे हैं, ठीक है, दैट इज कंफर्मेटरी वैल्यू। जी तो अब होता क्या है कि अगर तो उस इंफॉर्मेशन की फेथफुल रिप्रेजेंटेशन नहीं है,
ठीक है, या उस इंफॉर्मेशन को मिस स्टेट करने से, मिस रिप्रेजेंट करने से, या जी उसको ओमिट करने से यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेडिक्टिव वैल्यू या कंफर्मेटरी वैल्यू के ऊपर अगर कोई इंपैक्ट आता है ऑफ द डिसीजन, तो डेफिनेटली हम उसको कहते हैं वो इंफॉर्मेशन रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग रेलेवेंस का नाम देते हैं। ठीक है, दोबारा पढ़ेंगे इसको। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर इसलिए बता दिया क्यों कि हम यहाँ पर लैक ऑफ एग्रीमेंट है कि अब वो कब रेलेवेंट है और कब नहीं है, और अगर अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम में लिखें तब रेलेवेंट होगी, या प्रॉफिट और लॉस में लिखें तब रेलेवेंट होगी। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या होता है, एक लैक ऑफ एग्रीमेंट है। ठीक है, यूजर के जी। दरमियान और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने वाले के दरमियान। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा एक कश्मकश रहती है कि प्रॉफिट और लॉस में क्या लेके जाया जाए और अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या ट्रीट किया जाए। ठीक है, जी। ओके। जी। For instance, a common misunderstanding is that the split between profit or loss and OCI is on the basis of realized versus unrealized gain। मैंने अभी आपको यही बताया ना कि कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग ये है। ठीक है, ठीक है, उसमें क्या होता है, ठीक है, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों की। ठीक है, कि आपको रियलाइज गेन्स जो है वो प्रॉफिट और लॉस में जाने चाहिए और अनरियलाइज अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम में, हालांकि इनफैक्ट ऐसा नहीं है, इनफैक्ट ऐसा नहीं है। ठीक है जी, सही है, ओके जी। This is not and has never been the case. This lack of consistent basis for determining how items should be presented has led to the somewhat inconsistent use of other comprehensive income in financial statement। ठीक है जी, अब इसका inconsistent use है other comprehensive income। ठीक है, क्योंकि एक लैक ऑफ एग्रीमेंट है बिटवीन द यूजर। यूजर हम पढ़ेंगे, वो यूजर बात होती है नॉर्मली जो आपके शेयर होल्डर्स होते हैं, देखें उनके लिए बन रही होती है। ठीक है, जो ऑनर्स होते हैं उनको ये रिजल्ट चाहिए। ठीक है, सही है। जी। जी। अच्छा जी, अगर आप फेयर प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो फेयर प्रेजेंटेशन में मैंने क्या बताया कि फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है जी, सही है जी, और उसके हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट्स भी हम लोगों ने पढ़ने हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या है जी, गाइडेंस इज प्रोवाइडेड ऑन द मीनिंग ऑफ प्रेजेंट फेयरली। ठीक है, the effects of transaction and other events in accordance with the definitions and recognition criteria for asset liabilities income and expenses as set out in conceptual framework। तो ये हम कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ेंगे, जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, तो वहां पे चल के हम लोग इसका कॉन्सेप्ट जरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है जी, सही है। जी। So fair representation is achieved if IFRS are appropriately applied and additional disclosure is given when it necessary। ठीक है, सही है। क्या आप क्या करें कि जो IFRS की गाइडेंसेस हैं आप उनको अगर अप्रोप्रिएटली प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे। सही है, जी। अच्छा जी। अब इससे ऑनवर्ड जो थोड़ा सा डिटेल है उसको बेहतर है, मैंने आपको जस्ट यहाँ पे बताना इसलिए था, लाने का मकसद यहाँ तक इसलिए था कि मैंने आपको जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा बताना था कि यहाँ पर अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम के ऊपर एक तजाद पाया जाता है। ठीक है, तो वो आपको बताना था। आपको प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट तो शायद पहले भी पता होगी। ठीक है, या अदर जी। कम्प्रीहेंसिव, या मे भी शायद आपकी भी पहले अंडरस्टैंडिंग यही हो कि अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम में रियलाइज गेन्स को लेके आया जाता है। तो जस्ट आपको ये बताना मकसूद था कि आपको आइडिया हो, पता चले ठीक है कि क्या है। ठीक है, अब इसके अलावा जो अब ये जितनी भी प्रेजेंटेशन है IAS 1 जितना आपने पढ़ा, इसको जब हम अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क पढ़ लेंगे ना, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क पढ़ने के बाद आपने यहाँ पे आना है और आपने इसको एक मरतबा रीड आउट कर लेना है। ठीक है, सही है, जी। क्योंकि अब आगे जितनी भी वो चीजें बात करने वाला है वो ज्यादा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के कॉन्टेक्स्ट में बातें की हैं उसने। ठीक है, तो आप एक मरतबा अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क पढ़ लेंगे तो उसके बाद ये एसेंशियल रीडिंग आपके लिए समझना आसान हो जाएगी। राइट जी, जी। 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 कोई क्वेश्चन आपके एंड से इजाज जी? ठीक है। ठीक है, अगर कहीं पे मसला है तो आप बेशक जरा साथ साथ मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके जी, आगे चल रहे हैं जी। अब हम लोग IAS 1 से आगे चल रहे हैं। ठीक है, जो हमें प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बता रहा है। अब हम लोग बात करेंगे पर्पस ऑफ द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का। ठीक है जी, ये पर्पस क्या है इस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का। मैंने आपको शायद कल भी बताया था। देखें कि क्या होता है कि जो फ्रेमवर्क है वो बेसिकली आपको बेसिस नॉर्मली प्रोवाइड कर है किस चीज के लिए जी, आपके स्टैंडर्ड्स को एस्टेब्लिश करने के लिए। बोर्ड को हेल्प आउट करता है। ठीक है, बोर्ड को हेल्प करता है कि बोर्ड क्या करे कि अपने जो उसने स्टैंडर्ड जो एस्टेब्लिश करने हैं, ठीक है, वो स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश कर सके। ठीक है, और उसके लिए वो बेस किसको बनाएगा, डेफिनेटली कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को। ठीक है जी, अच्छा। जी। मैंने आपको क्या कहा, 2018 में आपका फ्रेमवर्क रिवाइज हुआ बताया। ठीक है, इससे पिछला फ्रेमवर्क 2010 में था। ठीक है जी, सही है, वो 2010 में आया था। तो आप जरा जस्ट इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जरूर पढ़ें। ठीक है, मैंने आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दिया। ठीक है, A conceptual framework is a statement of generally accepted theoretical principles which form the frame of reference for financial reporting। ठीक है, these theoretical principles provide the basis for the IASB's, या बोर्ड की बात करें, IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, जो कि बेसिकली क्या करता है, स्टैंडर्ड्स आपके डिजाइन करता है। ठीक है जी, ओके जी।
तो क्या कर रहे हैं जी, उसको बेसिस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड द इवेल्युएशन ऑफ दोज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, ठीक है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको आप इवेल्युएट भी कर सकते हैं और नए भी जो इंट्रोड्यूस आप करवाते हैं वो भी। The financial reporting process is concerned with providing information that is useful in the business and economic decision making process. तो मुझे बताएं भाई, अब इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग किसने करनी है? डेफिनेटली ऑनर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ने, ठीक है, ऑनर्स ऑफ द जी ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है, जिनको हम यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कह रहे हैं, ठीक है। तो जाहिर है जी इकोनॉमिक डिसीजन उन्होंने करने हैं, बिजनेस डिसीजन किसने करने हैं? वो मैनेजमेंट ने करने हैं, ठीक है, ओके। Therefore, a conceptual framework will form the theoretical basis for determining which events should be accounted for, how they should be measured, how they should be communicated to the user. Although it is theoretical in nature, a conceptual framework for financial reporting has highly practical final aims, ठीक है जी। तो इवन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ठीक है, स्टैंडर्ड जरूर मौजूद हैं, लेकिन मैंने आपको पहले क्या बताया कि जब आप फ्रेमवर्क समझ लेंगे ना, तो स्टैंडर्ड समझना आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। आपको अगर स्टैंडर्ड अगर कोई एक ट्रीटमेंट बता रहा है ना, तो आपको ये समझना मुश्किल नहीं रहेगा, यार स्टैंडर्ड ये ट्रीटमेंट मुझे क्यों बता रहा है, या ये ट्रीटमेंट क्यों दे रहा है, कोई दूसरी ट्रीटमेंट क्यों नहीं हो सकती, ठीक है जी। अच्छा, जी अब जो रिवाइज कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है वो मैंने क्या बताया, 2018 में आया, ठीक है, और उसमें कुछ क्रिटिसिज्म था, ठीक है, जो आपका पिछला फ्रेमवर्क था, ठीक है। और वो क्या क्रिटिसिज्म था जी? द रिवीजन फॉलोज क्रिटिसिज्म दैट द प्रीवियस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क वाज इनकम्प्लीट, कि पिछला फ्रेमवर्क क्या था, वो इनकम्प्लीट था और वो आउट ऑफ डेट था एंड अनक्लियर इन सम एरियाज, ठीक है, और उसमें क्लैरिटी नहीं, ठीक है, सही है। जी अब रिवाइज्ड फ्रेमवर्क जो है उसमें क्या आया, उसने क्या इंक्लूड किया जी? एक तो उसने एलिमेंट्स की नई डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करवा दी। क्या की एलिमेंट्स? कौन से एलिमेंट्स की? एसेट की, लायबिलिटी की, इनकम की, एक्सपेंसेस की, ठीक है, इक्विटी, इनकी नई जी डेफिनेशन उसने इंट्रोड्यूस करवाई। अब वो डेफिनेशन क्या है उनको जरूर पढ़ेंगे। फिर इसने क्या चीज लेके आया जी? ये गाइडेंस लेके आया डी रिकॉग्निशन पे, ठीक है, गाइडेंस लेके आया मेजरमेंट पे, ठीक है, मेजरमेंट के ऊपर पूरा एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, वो अलग से स्टैंडर्ड IFRS 11, ठीक है, आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा जी, जैसे इतना हाई लेवल कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, तो ये कुछ नई चीजें हैं जो कि यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं, लेकिन आपसे 2010 के कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा, ठीक है जी। आपसे सवाल होगा तो आपसे करंट फ्रेमवर्क के ऊपर होगा, राइट जी, सही है जी। और आता है ठीक है सवाल, जी आता है फ्रेमवर्क पे, आता है, बिल्कुल आता है, फ्रेमवर्क पे आता है, एथिक्स पे आता है, ठीक है, सही है जी। वो जी आपसे जी जी पूछेगा कोई स्टैंडर्ड है, तो आपसे पूछेगा भाई अगर स्टैंडर्ड की एप्लीकेशन नहीं पॉसिबल तो बताएं कि फ्रेमवर्क में, फ्रेमवर्क के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आता है, ठीक है, फ्रेमवर्क की कंप्लायंस कौन से रूल की या कौन से प्रिंसिपल की कंप्लायंस नहीं होती अगर स्टैंडर्ड ये फॉलो नहीं हो रहा, अगर स्टैंडर्ड को इस तरह से फॉलो किया जाए तो फिर बताएं फिर क्या इम्पैक्ट आएगा। तो ये चीजें हमने यहाँ पे पढ़नी है, राइट। अच्छा जी जी जी, पर्पस जिस तरह मैंने पहले आपको बताया जी, IASB को हेल्प करेगा टू डेवलप IFRS स्टैंडर्ड दैट आर बेस्ड ऑन कंसिस्टेंट कॉन्सेप्ट, असिस्ट प्रिपेयरर्स ऑफ अकाउंट्स। मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर, बल्कि भी बताया, ठीक है, कि अगर स्टैंडर्ड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप कहाँ पे आएंगे? आप कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पे आएंगे, ठीक है जी। तो लुक एट हियर, assist preparers of accounts to develop accounting policies in cases where there is no IFRS standard applicable to a particular transaction or where a choice of accounting policy exists, ठीक है जी। तो अब हम देखेंगे कहीं पर उसने चॉइसेस भी बताई हैं, डिफरेंट चॉइसेस दे दी हैं कि या ये अडॉप्ट कर लो या ये अडॉप्ट कर लो, ठीक है। लाइक IAS जी 40 की बात करते हैं तो वहां पे हमें जब वैल्यूएशन हो, अब दो डिफरेंट मेथड्स देते हैं। वो कहते हैं या तो आप क्या करो, आप फेयर वैल्यू मेजरमेंट पे आ जाओ या फिर आप कॉस्ट मॉडल पे आ जाओ, ठीक है, फेयर वैल्यू मॉडल या फिर कॉस्ट मॉडल। अब चॉइस आ गई ना, तो अब आप कर सकते हैं, कॉस्ट मॉडल पे भी आ सकते हैं, फेयर वैल्यू पे भी आ सकते हैं, जी ओके जी। असिस्ट ऑल पार्टीज टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट IFRS स्टैंडर्ड, ठीक है जी। अच्छा जी जी, the instances which appear which preparer will use the concept to develop an accounting policy are expected to be there। हाँ, होता कम है, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिकली अगर आप बात करेंगे तो प्रैक्टिकली ये बहुत कम होता है कि अकाउंटेंट जाके कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को देखे। इवन इवन आप अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जाके किसी के सामने अगर आप ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क डिस्कस करेंगे ना, तो उसको इस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की शायद अलिफ बे भी नहीं पता होगी। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये बात उसकी बिल्कुल ठीक है कि प्रैक्टिकली अकाउंटेंट्स ने कभी फ्रेमवर्क को देखा भी नहीं। स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं तो उन्हीं को अप्लाई करेंगे, कहीं पे नहीं भी अवेलेबल तो जो करीब करीब जो उनको स्टैंडर्ड नजर आ रहा होगा उसको तोड़ तोड़ मोड़ के उसको कोशिश करेंगे अप्लाई करने की, ठीक है। तो वो फ्रेमवर्क पे नहीं आते, ठीक है, सही है। तो उनको जी इवन अगर किसी के सामने पूछ लेंगे यार फ्रेमवर्क होता है क्या, तो पता भी नहीं होता उन्हें, ठीक, सही है, ओके जी।
लेकिन अगर आप जिस तरह भी आप इंडस्ट्री में बैठे हैं, भी आप काम करें, कितना टाइम हो गया आपको काम करते हुए जात इंडस्ट्री में? ऐसा मुझे तकरीबन हो गया 20 साल हो गए। जी, 20 साल हो गए, 20 साल। 20 ईयर्स। अच्छा, 20 साल। तो बहरहाल चलें, आपका तो काफी अच्छा टाइम हो गया, काफी तजर्बा आपको हो गया होगा, ठीक है। तो बहरहाल आई डोंट नो कि आपने किस तरह की इंडस्ट्री में या किस तरह की कंपनी के साथ काम किया है, या किस लेवल पे आप काम करते रहे हैं। तो यहीं पे एक ही जगह पे काम करें शुरू से, या बीच में स्विच करते रहे? नहीं, इससे पहले भी पाकिस्तान में भी काम किया था, और जहाँ भी काम किया, ये गल्फ में भी। सही है। तो चलें, बहरहाल यार गल्फ में तो वैसे ही इतनी, मैं आपको बताऊं, वैसे ना हमारे पाकिस्तान में फिर भी काफी हद तक जो है कंपनीज हैं, वो काफी हद तक वो फॉलो करती हैं, इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने की कोशिश करती हैं। लेकिन मैं जी आपको जी। बता दूं, मिडिल ईस्ट में कुछ इतनी ज्यादा कंप्लायंस नहीं होती। वो मैं कहूँ ना कि बहुत कोई स्ट्रॉन्ग कंप्लायंस है, वो कंप्लायंस नहीं है हम्म, स्टैंडर्ड्स की, ठीक है। करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा हम्म, स्ट्रांग नहीं है। पाकिस्तान में यार छोटी सी भी कंपनी है जहाँ पे, अब उसकी वजह ये है ना, उसकी वजह ये है कि अब पता है कि मिडिल ईस्ट में ना, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज एज कम्पेयर टू पाकिस्तान तो ज्यादा है ना, ठीक है। तो देखिए जी जी। वहां पर तो क्या होगा, वहां पर तो आपको नजर आएगा, वहां पे तो एक बीकॉम बंदा भी बीकॉम करके बैठा हुआ है वहाँ, वो भी आपको अकाउंटिंग करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। जी और वो जी भी अच्छी जी। खासी सैलरी लेता हुआ नजर आएगा। तो अब देखें, जी बीकॉम बंदे को ये सारी चीजें नहीं पता होती, लेकिन पाकिस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है। अच्छे खासे लोग क्वालिफाई करने के बाद भी वो 20-25 हजार 30 हजार पे बैठे होते हैं। अब देखें, जी अब जी। उनके पास नॉलेज होता है, तो वो उस नॉलेज को अप्लाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये वजह है कि यहाँ पे पाकिस्तान की इंडस्ट्री में ना, अगर कहीं पे भी अगर कोई बैठा हुआ है ना, और मैक्सिमम जगहों पे ऐसा है कि बैठे हुए हैं लोग, क्वालिफाइड लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो वो जी जी। अपने इस नॉलेज को अप्लाई करें, चीजों को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जी ये जी। वजह, ठीक है। तो इसलिए मिडिल ईस्ट में जहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है ना, तो वहां पर आपको जी बहुत अच्छी कंप्लायंस नहीं मिलती। अब क्योंकि पाकिस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, या आप कह लें कि अगर हैं भी तो लाइक सैलरी कम देते हैं, ठीक है। तो बहरहाल लोग मुश्किल से गुजारा करते हैं, ठीक है, अड़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बताऊं तो एप्लीकेशन जो है, कंप्लायंस जो है, वो पाकिस्तान में अच्छी है, ठीक है, एज कम्पेयर टू जी मिडिल। तो बहरहाल जी। चलेंगे, आगे आ जाते हैं जी। तो देयरफॉर द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क विल प्राइमरीली बी यूज्ड बाय द आईएसबी, ठीक है। तो प्राइमरीली मकसद किसके लिए रहेगा, जब अकाउंटेंट यूज ही नहीं करते, तो पीछे फिर एक आईएसबी रह गया जिसने इसको यूज करना है, क्या ख्याल है, बोर्ड रह गया, ठीक है, कि वो क्या करेगा, वो अपने स्टैंडर्ड डेवलप करेगा, ठीक है जी। जी अच्छा, अब फ्रेमवर्क के ये जो डिफरेंट चैप्टर्स है ना, 8 चैप्टर्स। अच्छा, इजाज हमारा ये 40 मिनट्स का सेशन होता है, उसके बाद ना हमारा ये सेशन एक्सपायर हो जाता है। मैं हमारा बस एक लास्ट मिनट चल रहा है। मैं ये कंटेंट बताने से जी। पहले मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ, प्लीज जरा अगर उसको ज्वाइन कर।